गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है चालक पथ के कारण ई वेक्टर की गणना। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अब तक हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना भी इसके अंदर हमारा बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था आपको, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि किसी भी एरिया से, किसी भी क्षेत्रफल से, है ना, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। नंबर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा ध्यान रखना है ए वेक्टर का, है ना। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में भी कौन लेना। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताए थे। एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, एक सरफेशियल पढ़ा था, ठीक है, और एक वॉल्यूमेट्रिक पढ़ा था। लीनियर में आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या कि लैम्डा एक रैखिक आवेश घनत्व है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को हम लिख सकते हैं क्या, Q डिवाइडेड बाय L। इसी तरीके से सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय A। इसी तरीके से रो को क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय B। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम डिफरेंट शेप्स में अलग अलग प्रकार की आकृति के अंदर ई वेक्टर की गणना करते हैं। तो क्या देखा गया कि दुनिया में केवल 3 प्रकार की आकृति हमें मिलती है। एक तो होता है रैखिक वस्तु, एक होता है एक ऐसी वस्तु जिसकी सतह हो, उसको बोलते हैं पृष्ठीय वस्तु, और एक होता है आयतनिक वस्तु। तो दुनिया में कितने तरह की वस्तुएं मिलती है, जनरली 3 तरह की मिलती है। कौन कौन सी मिलती है, रैखिक मिलती है, पृष्ठीय मिलती है और आयतनिक मिलती है। तो कल हमने रैखिक वस्तु के कारण ई वेक्टर की गणना सीखी थी। और पृष्ठीय में हम 2 प्रकार की वस्तुएं पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं अचालक परत और एक पढ़ते हैं चालक परत। कौन कौन सी पढ़ते हैं, तो एक तो अचालक परत के कारण पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं चालक परत के कारण। तो कल हमने अचालक परत के कारण ई वेक्टर की गणना सीख ली थी। आज से पढ़ेंगे हम चालक परत के कारण ई वेक्टर की गणना। तो क्या करते हैं, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। मान लो ये कोई चालक परत है, क्या बोला मैंने, मान लो ये कोई आपकी एक चालक परत है। इस तरीके से हमने क्या ले ली, एक चालक परत ले ली। इस तरीके से चालक परत ले लिया, ठीक है। एक्चुअल में हमें इस चालक परत की कुछ थिकनेस रखनी है। क्या रखनी है, इसके थिकनेस रखनी है, ठीक है। इसकी कुछ मोटाई हमें दिखानी पड़ेगी। और क्या कहा, इस चालक परत को मैंने क्या दिया, आवेश दिया। तो जैसे ही इस चालक परत को आवेश दिया जाता है, जैसे ही इस चालक परत को आवेश दिया जाता है, तो आपको पता है कि जो कंडक्टिंग प्लेट होती है, चालक परत होती है, उसके अंदर आवेश किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ही हम चालक परत को आवेश देते हैं ना, तो पूरा का पूरा आवेश उसके पृष्ठ पर चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आवेश हम इस पृष्ठ को देंगे, इस चालक परत को देंगे, वो सारा का सारा कहां चल जाएगा, इसके पृष्ठ पे चल जाएगा। और इसके अंदर, है ना, ई वेक्टर का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर ई वेक्टर का मान 0 हो जाता है। तो जब किसी भी चालक परत को या फिर चालक वस्तु को आवेश दिया जाता है, तो दिया गया यह आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। समझ में आई बात आपको, समान रूप से वितरित हो जाता है उसकी सतह पर। जैसे कि प्लास्टिक की बॉल ले लो आप, ठीक है, और मान लो कि ये चालक परत है। मान लिया प्लास्टिक चालक नहीं होता, लेकिन हमने मान लिया कि क्या है, ये चालक परत है। ठीक है, एक अपने लोहे की बॉल ले ली, खोखली बॉल, ठीक है, ऐसी कोई बॉल ले ली। अब हमने क्या उसको आवेश दिया, आवेश दिया तो क्या देखा कि पूरा का पूरा आवेश कहां गया, उसके पृष्ठ पर आ गया। अंदर चेक करा, बिल्कुल बीचों बीच में, वहां पर कोई आवेश आपको नहीं मिलेगा। अर्थात वहां पर उस आवेश की वजह से ई वेक्टर कितना होगा, 0 होगा। क्या आपको ये कहानी समझ में, उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ यूज देना है। और इस चालक परत को दोबारा एक बार दोबारा बनाता हूँ। देखो, ये चालक परत कुछ ऐसे है, ठीक है। इसकी हमने यहाँ पर कुछ मोटाई दिखाई है, क्या दिखाई है, कुछ मोटाई इस तरीके से, ठीक है। और इसको हमने क्या दे दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और क्या कहा कि इस चालक परत के कारण जो आपको ई वेक्टर मिलेगा ना, इस चालक परत के कारण, ये चालक परत ऐसे रखी है, इसकी मोटाई है, तो इसके कारण जो आपको ई वेक्टर मिलेगा उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है।
तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दिशा की कैलकुलेशन करते हैं। बताया ना, ई वेक्टर में हम दो चीज निकालते हैं, एक तो निकालते हैं डायरेक्शन, एक तो निकालते हैं क्या, दिशा, और एक निकालते हैं क्या, परिमाण। दो चीज निकालेंगे हम, क्या क्या निकालेंगे, दिशा और परिमाण। तो क्या कहा, दिशा की गणना तो ठीक उसी प्रकार कर ली जाती है जिस तरीके से हमने अचालक परत में की थी। कहने का मतलब यहाँ एक अल्पांश भाग मानो, यहाँ एक अल्पांश भाग मानो, ये इसका केंद्र बिंदु, इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर ई वेक्टर की गणना करने के लिए एक अल्पांश भाग से ऐसे निकाल दिया, एक अल्पांश भाग से ऐसे निकाल दिया, और इसके हमने क्या कर लिए, घटक। ये घटक तो परस्पर क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, माना कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो माना कि ये अल्पांश भाग a है और ये अल्पांश भाग b है, तो ये हो जाएगा EB, ये तो क्या हो जाएगा EB, d में ले लेते चलो, और ये हो गया आपका DEA, तो ये तो हो गया DEA sin थीटा, और ये हो गया आपका DEB sin थीटा, और इधर क्या हो गया आपका DEA cos थीटा और DEB cos थीटा। तो हम क्या कहते हैं कि sin थीटा वाले घटक तो परस्पर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और cos थीटा वाले घटक के कारण, cos थीटा वाले घटक के कारण जो मान आएगा वो, सॉरी जो दिशा आएगी वो किधर आएगी, इसके लंबवत होगी। इसका पृष्ठ ऐसे है, तो दिशा कैसे होगी वेक्टर की, ऐसे लंबवत हो जाएगी। क्या आपको ये कहानी समझ में आई अच्छे से? अब हम पढ़ते हैं परिमाण की गणना, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चालक परत के कारण आज क्या पढ़ रहे हैं हम, परिमाण की गणना। तो इस परत को हम वापस देखते हैं, वापस से मैंने इस परत को यहाँ बनाया एक बार और। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होता है, इसको आवेशित करना। हमने इसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। दूसरा काम क्या होता है, इस आवेशित परत में गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करना। अब गाउसियन पृष्ठ में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ हर एक सरफेस का, हर एक मतलब वस्तु का फिक्स रहता है। चालक परत के कारण ई वेक्टर की गणना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब हम परिमाण की गणना करते हैं। तो परिमाण की गणना किस तरीके से करेंगे, देखो इधर। परिमाण की गणना करने के लिए सर्वप्रथम हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। क्या की हमने, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना। तो वो गाउसियन पृष्ठ हमने कैसे लिया भाई, वो गाउसियन पृष्ठ हमने कुछ इस तरीके से लिया। ध्यान से सुनना, इस गाउसियन पृष्ठ को आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखो ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ये परत कैसे रखी हुई है आपकी, ऐसे रखी हुई है। ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस है, इस थिकनेस के आधे पोर्शन में हमने गाउसियन पृष्ठ लिया है, और आधे पोर्शन से गाउसियन पृष्ठ बाहर जा रहा है, मतलब ये अंदर की तरफ वाले पोर्शन को शो कर रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर ई वेक्टर की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। और इस परत की वजह से जो ई वेक्टर जाएगा वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ए वेक्टर तो है इधर और ई वेक्टर है इधर। ठीक है, और इस पृष्ठ की वजह से ए वेक्टर तो है इधर और ई वेक्टर है इधर। तो हम क्या कह रहे हैं कि फ्लक्स की परिभाषा से कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्राप्त होगा। इतना ही तो प्राप्त होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो φ1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, E डॉट A1, मान लो ये φ1 है अपना, ये 1, ये 2 और ये 3, सपोज मान लिया मैंने 3 हो गए। E A1 cos थीटा कितना है यहाँ पे, cos थीटा प्लस E A2 cos थीटा प्लस E A3 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ तो थीटा कितना है 0 डिग्री, यहाँ कितना है 90 डिग्री, और यहाँ E कितना हो गया 0। तो हम क्या बोलेंगे, E A cos 0 डिग्री प्लस E A cos 90 डिग्री प्लस E A cos बताओ 180 डिग्री। ठीक है, नहीं आपको यहाँ ध्यान रखना है cos थीटा ही लिखना है। ठीक है, होने को 180 डिग्री हो रहा है, पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर E की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो देखो ये
हो गया ई एक, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, यहाँ ई 0 इसलिए 0, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि टोटल फाई है वो कितना हुआ ई डॉट ए हुआ, ठीक है। ये किसकी परिभाषा से हुआ भाई, ये हुआ फ्लक्स की परिभाषा से। किससे हुआ, फ्लक्स की परिभाषा से। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, गाउस के नियम से। अब किससे पढ़ते हैं हम इसको, गाउस के नियम से। व्हाट इज द रूल ऑफ गाउस, व्हाट इज द गाउस लॉ, गाउस लॉ क्या है, फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है। अब दोनों को सपोज दिस इक्वेशन इज 2, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन गेट, क्या प्राप्त करेंगे हम, E डॉट A इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और हमें फाइंड आउट करना क्या है, बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है E, तो कितना हो गया q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम जानते हैं q अपॉन A क्या है, जहां q अपॉन A वही है क्या, सिग्मा। सिग्मा मतलब समझ में आता है, सिग्मा मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है यहाँ पर सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ई वेक्टर का जो फॉर्मूला आया वो आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहाँ एन कैप क्या बताता है आपको, एन कैप क्या बताता है कि जो ई वेक्टर की डायरेक्शन है ना वो परत के पृष्ठ के लंब होता है, परत के पृष्ठ के लंब होता है। क्लियर एकदम से। अच्छा, यदि आपसे कहीं ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसे बनाओगे भाई, ये हो गया r, ये हो गया e, e की वैल्यू हमेशा r के साथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। वही एट इनफाइनाइट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जो मैंने पहले आपको समझाया था। यदि ये पॉइंट इंफिनिटी के लिए नहीं होता है तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। क्लियर, एकदम समझ में आ गया, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस देखते हैं, चलो अभी तक क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, सिग्मा की यूनिट बताओ सबसे पहले तो मेरे को आप, सिग्मा की यूनिट क्या बनेगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सिग्मा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा, कूलम पर मीटर। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो, अभी पढ़ेंगे रो क्या है, ठीक है। एक्चुअल में ये आयतनिक सतत आवेश वितरण है ना, तो एक तरीके से हो गया आयतनिक आवेश घनत्व रो, उसके लिए क्या बोलते हैं हम, कूलम पर मीटर। तो रो, सिग्मा और लैम्डा तीनों की यूनिट आपको अलग अलग ध्यान रखनी है, ठीक है। एक में तो हो जाएगी कूलम पर मीटर, एक में हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, और एक में हो जाएगी कूलम पर मीटर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये कहानी पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, ये कहा आपसे, सुनना ध्यान से, कि भाई ये एक चालक परत है, क्या है ये चालक परत, ये एक चालक परत है। इस चालक परत का एरिया आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे कहा कि इसको मैंने 5 माइक्रोकूलम का क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है इसको, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज। और ये परत है ना, ये जो परत है वो कैसी है, चालक परत है। ये आपसे कहेगा क्वेश्चन में, कैसी परत है ये, चालक परत। मतलब मेटल से बनी हुई एक कंडक्टिंग प्लेट है ना, मटेरियल से बनी हुई एक कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट का मतलब है चालक परत की तरह काम कर रही है। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई वेक्टर फ्रॉम इट्स सेंटर टू 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट। कहने का मतलब ये है आपको ये वेक्टर फाइंड आउट करना है 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा आपको सीधा सीधा नहीं दे रखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, Q डिवाइडेड बाय A। इससे हम सिग्मा की वैल्यू निकाल देंगे, अपना काम आसान हो जाएगा। और ये टॉपिक आपका इस तरीके से खत्म होता है। इसमें क्वेश्चंस केवल फॉर्मूला बेस्ड ही बनते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। बस आपको ये पहचानना है कि कब अपन को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाना है और कब अपन को सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट लगाना है। तो ध्यान रखना अचालक परत हो तो क्या लगाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चालक सॉरी अचालक परत हो तो क्या लगाएंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक परत हो तो क्या लगाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि किसी चालक परत को दो अचालक परतों से मिलकर भी बना माना जा सकता है। किसी चालक परत को दो अचालक परतों से मिलकर भी बना माना जा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि जो दो अचालक परत है ना उसके इधर भी आवेश और इधर भी आवेश है, दोनों तरफ आवेश, तो वैल्यू क्या निकाल देते हैं हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ जाती है वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर एकदम से? ठीक है। नेक्स्ट अब इसी में हम आगे चलते हैं। टॉपिक का नाम है आवेशित गोलीय कोश के कारण ई वेक्टर की गणना। क्या पढ़ते हैं हम? आवेशित गोलीय कोश के कारण ई वेक्टर की गणना। तो पहले तो आपको इसमें जो टॉपिक समझना है वो समझना है कि गोलीय कोश क्या है। गोलीय कोश क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला। क्या होता है? खोखला गोला। अब ये खोखला गोला है ना चालक भी हो सकता है और कुचालक भी हो सकता है। चालक भी हो सकता है और कुचालक भी हो सकता है। दोनों के लिए जो रिजल्ट आएंगे ना, दोनों के लिए जो रिजल्ट आएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? सेम होंगे। ये ध्यान रखना। दोनों के रिजल्ट क्या होंगे भाई? सेम होंगे। किस किस के? दोनों के रिजल्ट सेम होंगे। खोखला गोला चाहे चालक हो या कुचालक हो, दोनों के लिए जो ई वेक्टर के वैल्यू आएगी ना वो क्या निकल के आएगी आपके पास? समान निकल के आएगी। ठीक है। तो टॉपिक पढ़ते हैं हम गोलीय कोश के कारण ई वेक्टर की गणना। टॉपिक का नाम समझ आया? क्या है? एक खोखले गोले के कारण, ऐसा बोल सकते हैं हम, आवेशित खोखले गोले के कारण ई वेक्टर की हमें गणना करनी है। ठीक है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक छोटा सा बेसिक पॉइंट समझना है। वो क्या है कि कोई भी जब गोलीय कोश हो ना या फिर गोला हो, क्या हो? गोलीय कोश हो या फिर क्या हो? गोला हो, तो इसके कारण, इस गोलीय कोश या गोले के कारण हम 4 बिंदुओं पर ई वेक्टर की गणना कर सकते हैं। कितने बिंदुओं पर ई वेक्टर की गणना कर सकते हैं? 4 बिंदुओं पर ई वेक्टर की गणना कर सकते हैं। ठीक है। पहला, जब बिंदु गोले से बाहर स्थित हो। दूसरा, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। तीसरा, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। और चौथा, जब बिंदु P गोले के केंद्र पर हो। तो ये पॉइंट आपको भी ध्यान रखना है कि किसी भी गोले के कारण ई वेक्टर की गणना 4 स्थितियों में संभव है। कितनी स्थितियों में संभव है? 4 स्थितियों में संभव है। पहली स्थिति, जब गोला है ना, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। दूसरा, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो। तीसरा, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। और चौथा, जब बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित हो। ठीक है। तो इन सभी अवस्थाओं में गणना करने के लिए सर्वप्रथम हम एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोला लेते हैं। और ये गोला की बार कैसा लिया? मैंने खोखला लिया है। क्यों लिया खोखला? क्योंकि ये गोलीय कोश है। क्या है ये? गोलीय कोश। गोलीय कोश, खोखला गोला एक ही चीज। ध्यान रखो, गोलीय कोश, खोखला गोला एक ही चीज। इसको होलोस्फीयर भी कहते हैं। होलोस्फीयर कह लो, गोलीय कोश कह लो, खोखला गोला कह लो, आंसर क्या आएगा सबका? एक सेम ही आने वाला है। ठीक है। इनका मतलब सबका एक ही होता है। अब मैंने क्या किया? आर त्रिज्या का एक गोला लिया और इसको दिया आवेश। क्या दिया इसको? आवेश। कुछ इस तरीके से मैंने क्या कर दिया? इसको आवेश दे दिया। आर त्रिज्या का गोला लिया, जैसे आर त्रिज्या के गोले को मैंने आवेश दिया तो गोला
गोला, ये जो गोला है ना आतिथ्य का, ये गोला जो हम ले रहे हैं, ठीक है, इसको जैसे ही आवेश देते हैं तो ये आवेश इस गोले पर समान रूप से वितरित हो जाता है। कब? यदि ये चालक गोला है, ठीक है। तो चालक गोला है तो भी आवेश इसके पृष्ठ पर ही रहेगा, अंदर तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? हवा है, और हवा आवेश का क्या होती है? तो चालक होती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि आप गोलीय कोश चाहे चालक ले लो चाहे कुचालक ले लो, आवेश को कहाँ रहना है? उसके पृष्ठ पर ही रहना है, उसके पृष्ठ पर रहना है। और पृष्ठ पर आवेश आएगा तो उनमें रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, समान आवेश एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। तो वो चारों तरफ अपने आप में क्या है? फैल जाएंगे, उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएंगे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट बना, इसके कारण हमें क्या करनी है? ई वेक्टर की गणना करनी है। तो गाउस के नियम से ई वेक्टर की गणना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक गाउसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं हम? गाउसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। एक गाउसियन सरफेस की हमने क्या कर ली? इमेजिनेशन कर ली इस तरीके से। माना ये गाउसियन सरफेस इस केंद्र बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कोई बिंदु P रखा हुआ है, इस बिंदु P पर हमें क्या करनी है? ई वेक्टर की गणना करनी है, ठीक है। क्या करनी है? ई वेक्टर की गणना करनी है, ठीक है। तो ये गाउसियन पृष्ठ हम बिंदु P पर ही मानते हैं, ये भी फिक्स है। गाउसियन पृष्ठ का मानते हैं बिंदु P पर। अब ये बिंदु P की चार कंडीशन पॉसिबल है, चार स्थितियां संभव है। इस बिंदु P की कितनी स्थिति संभव है? चार स्थिति। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तो गाउसियन सतह बाहर होगी। जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है तो गाउसियन सरफेस सतह हो जाएगी। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है तो गाउसियन सरफेस अंदर चल जाएगी। और जब बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित है तो गाउसियन सरफेस भी कहां चल जाएगी? केंद्र पे चल जाएगी, ठीक है। तो हम पहली स्थिति पढ़ रहे हैं यहां पर क्या? जब बिंदु P गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित है तथा r इज ग्रेटर देन r है। इसका मतलब क्या हुआ? r इज ग्रेटर देन r, इसका मतलब क्या हो गया? ये बिंदु अपने आप ही क्या हो गया? बाहर हो गया। यहां तक क्या समझ में आ गई? जब बिंदु P गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित है तो हम ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाली सिचुएशन के लिखने के लिए लिख देते हैं, बाहर वाली सिचुएशन के लिए r इज ग्रेटर देन r, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? क्लियर? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा। फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है? फाई ऑफ टी कितना होगा भाई? ये होगा ई डॉट, एक ऐसे मान लो, चलो ई डॉट डी ई कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। एक्चुअल में क्या है? ये डी ए इस छोटे से अल्पकांश का है, ठीक है। तो यहां देखा तो ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों की दिशा क्या है? सेम है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। ये अल्पांश भाग है, ऐसे बहुत सारे अल्पांश भाग है, प्रत्येक अल्पांश भाग से क्या निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? ई ए कॉस थीटा मतलब 0 डिग्री, इसका मतलब हो गया ये ई ए, ये निकल गया फाई ऑफ टी, ठीक है। तो फाई ऑफ टी के अनुसार ई ऑफ ए कितना हुआ आपका? ई तो ई रखा हमने, और ए की वैल्यू थी 4 पाई। देखो यहां पर हमने क्या लिया है? ध्यान से सुनो, यहां हमने क्या लिया है? ये गाउसियन पृष्ठ दिया, ये ना गाउसियन पृष्ठ। तो क्या लिखेंगे हम? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर? अब हम पढ़ते हैं गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या होगा? गाउस के नियम से फाई ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। समेशन ऑफ क्यू तो जो चार्ज हमने यहां पे रख रखा वही, ठीक है। तो अभी इसको मैं क्या मान लेता हूं? टोटल चार्ज सपोज मैंने कितना रखा है? क्यू रखा है, तो क्यू अपॉन क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना? दो इक्वेशन बन गई।
अब मैंने लिखा है यहाँ पे समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से, तुलना करो क्या होगा, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो E चाहिए, E कितना आ गया भाई, यहाँ से E आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको यदि हमने सॉल्व करा तो कितना आ गया आपके पास, KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। एक्चुअल में जब E वेक्टर निकालेंगे तो जो दिशा है वो किधर की तरफ होगी, आप कुछ सोचो बताओ। E वेक्टर की दिशा त्रिज्य दिशा में होगी, दूरी की तरफ होगी। इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा यहाँ पे, r कैप लगाना पड़ा। तो ये फॉर्मूला निकल गया आपका E वेक्टर बराबर KQ अपॉन r। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला आपका वैलिड है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी इस फॉर्मूले में हमें एक काम करना है। ठीक है, वो काम क्या है, ध्यान रखना, फॉर्मूला से क्या निकला, E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, वो काम क्या है वो समझा, ध्यान से सुनना है। क्या करना है, हमें इस Q को सतत आवेश वितरण के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं सतत आवेश वितरण की परिभाषा से, सतत आवेश वितरण की परिभाषा से जो आयतनिक सतत आवेश वितरण है ना वो रो होता है। ठीक है, और पृष्ठीय सतत आवेश वितरण होता है वो सिग्मा होता है। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें रो काम करेगा या सिग्मा काम करेगा। भाई सुनो, आयतनिक तो क्या होता है, रो होता है, और पृष्ठीय क्या होता है, सिग्मा होता है। ठीक है, और हमने क्या लिया, एक गोला लिया है। गोला तो 3D सरफेस है, तो हमारा दिमाग क्या बोलता है कि भाई यहाँ पर है ना ये रो काम करना चाहिए, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या काम करेगा, सिग्मा काम करेगा। क्यों काम करेगा सिग्मा, क्योंकि जो हमने आवेश दिया है वो दिया गोले को है, ठीक है, लेकिन वो आवेश गया कहाँ पर, सतह पर समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, तो हम आवेश का वितरण गोले पे नहीं कर रहे हैं, हम आवेश का वितरण कहाँ कर रहे हैं, इसकी सतह पर कर रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही है अच्छे से? इसलिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, सिग्मा काम करेंगे। क्या काम मिलेंगे, सिग्मा काम मिलेंगे। अब सिग्मा बराबर होता क्या है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। यही तो है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हमें तो Q चाहिए, तो Q बराबर कितना हुआ, Q बराबर हुआ सिग्मा डॉट A। Q बराबर कितना हुआ, सिग्मा डॉट A हुआ। हमने जो चार्ज दिया है वो कैसी बॉडी को दिया भाई, एक बार बताओ मेरे को। तो हमने जो चार्ज दिया है ना वो तो ओरिजिनल बॉडी को दिया है, ओरिजिनल बॉडी मतलब गोले को दिया है। अब यदि हमने चार्ज गोले को दिया है तो उस गोले का क्षेत्रफल कितना, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर या कैपिटल R स्क्वायर। सोचो, गोला तो कैपिटल R त्रिज्या का लिया था हमने, तो कैपिटल R स्क्वायर हो गया। तो Q की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर हम रख सकते हैं। तो E वेक्टर का फॉर्मूला क्या निकला था हमारा, K Q अपॉन R स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q का मान क्या रखे, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो क्या देखा, 4 पाई ने 4 पाई को काट दिया, और E वेक्टर, अच्छा ये R कैप केवल दिशा को दिखाने के लिए E वेक्टर का मान कितना आया, सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका हो गया E वेक्टर का कैलकुलेशन। और R कैप तो दिशा दिखाने के लिए हमने बताया है कि जो E वेक्टर की दिशा है ना वो त्रिज्य दिशा में होगी। बताओ समझ में आया? तो ये पहली स्थिति हुई कब, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। ठीक है, सपोज यही बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होता, यही बिंदु P क्या होता, गोले के पृष्ठ पर होता, तो क्या कहते भाई हम कि हम R त्रिज्या का गोला तो लेते। ठीक है, और बिंदु P को यही मानते, बिंदु P को हम यही मानते, आवेश को भी यही रखते। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या हो जाता, R हो जाता ना, R इज इक्वल टू R। जो अपन बाहर अंदर लेके जाएंगे उस R की वैल्यू R के इक्वल ही तो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट बना, जब बिंदु P, जब P गोले की
सतह पर हो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी है हमें, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन करके बताओ फाई ऑफ t कितना हुआ, इंटीग्रेशन e dA cos थीटा, e की वैल्यू t रखी, dA की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर रखी, cos थीटा cos 0 हुआ, ठीक है। गाउस के नियम से बताओ फाई ऑफ t कितना आया गाउस के नियम से, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 क्या कर दी हमने यहाँ पर तुलना। तो बताओ क्या आया, e डॉट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करने की कोशिश की तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आ गया। वेक्टर की टर्म्स में आंसर देना चाहते हैं तो r कैप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस q को कन्वर्ट करना पड़ेगा। q को कन्वर्ट करने का तरीका क्या, q बराबर क्या, सिग्मा a। तो क्या रख दूं मैं, सिग्मा a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। r क्या है, a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू अब की बार क्या आएगी बताओ, पूरा का पूरा वही बोला 4 पाई r स्क्वायर। तो e वेक्टर कितना आ गया आपका, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया तो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो किसी चालक सतह पर ई वेक्टर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये तो हम पहले से जानते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आंसर तो था हमारा क्यू की फॉर्म में, कहां गया, हाँ ये निकाला ना अपन ने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ ये फॉर्मूला ध्यान रखना सीधा सीधा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो किसकी फॉर्म में था, ये तो था हमारा किसकी फॉर्म में, ये तो था क्यू की फॉर्म में, और ये क्यू को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिग्मा में कन्वर्ट कर दिया। देखो क्यू को सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर किस तरीके से चेंज होता है, ये बात समझनी है आपको अच्छे से, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, देखो क्या होगा, बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा तो तीसरी स्थिति क्या, अब की बार क्या कहा, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, जब बिंदु P कहां स्थित है, गोले के अंदर स्थित है। तो बताओ क्या करें जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा, तो सोचो क्या कहा मैंने, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वापस से हमें एक गोला बनाना पड़ेगा जिसको हमने क्या दिया है, आवेश। अब वो बीच वाला बनाया उसमें भी आप आवेश का चिन्ह बना देना, या फिर एक ही चीज से काम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने रखा केंद्र बिंदु। अब की बार बिंदु P कहाँ रख दिया, गोले के अंदर रख दिया, और ये गाउसियन प्रश्न बना दिया, ठीक है। अब की बार जो ई वेक्टर गया इसी की डायरेक्शन में ऐसे चला, ठीक है। यहाँ पे रख दिया हमने q0, और इसको बोल दिया कि सपोजिट डिस्टेंस कितनी है, r डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, r डैश की जो वैल्यू है ना वो r से कम है, कैपिटल R से क्या है, कम है। ये कैपिटल R इस गोले की क्या है, ठीक है। अब की बार फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले फाई ऑफ t निकालेंगे भाई। फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन e dA cos थीटा, सारा का सारा काम वही, e 4 पाई r डैश स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू 1। फिर गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या कहोगे, गाउस के नियम से बताओ, फाई ऑफ t इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 बना, ये समीकरण 1 बना। समीकरण 1 में 2 की क्या कर दी हमने, तुलना। तो क्या बन गया, e डॉट 4 पाई r डैश स्क्वायर, वेरी गुड, r डैश स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r डैश स्क्वायर है ना, बराबर क्या, q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। e की वैल्यू हमने कितनी निकाली, तो देखो e डॉट 4 पाई r डैश स्क्वायर बराबर क्या हुआ, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ, ठीक है। तो यहां से हमने e निकाला, e की वैल्यू कितनी निकल के, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ एक बात आपको समझनी है अच्छे से,
ठीक है। वो सीधी सीधी बात क्या है कि जब हम किसी गोलीय कोश को आवेश देते हैं तो वो आवेश कहाँ जाता है, उसकी गोलीय सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका मतलब साफ साफ है गोले के अंदर तो कोई आवेश रुका नहीं है, और जब गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रुका तो हम बोलेंगे कि वहां Q कितना होगा, 0। कहां पर, गोले के अंदर स्थित किसी भी बिंदु P पर Q कितना है, 0 है। अब गोले के अंदर स्थित किसी भी बिंदु P पर Q जब 0 है तो E का मान भी क्या होगा, 0। हाँ, इसको हम बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में शॉर्ट में भी लिख सकते थे। कैसे, क्या कहते हैं, किसी भी गोलीय कोश को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, इसलिए गोला के अंदर या गोलीय कोश के अंदर आवेश का मान 0 होगा। इस वजह से गोलीय कोश के अंदर ई वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वो थ्योरेटिकली थी, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि Q 0 होने पर E 0 हो जाता है। अब जब E 0 हो जाता है तो चौथा पॉइंट कहाँ है, केंद्र पर। अब मेरे को बताओ कि केंद्र क्या इस गोले से बाहर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो केंद्र भी गोले के अंदर ही कोई बिंदु है, ठीक है। तो जब केंद्र अंदर स्थित कोई बिंदु है तो कहने का मतलब सीधा सीधा है, केंद्र पर भी ई वेक्टर का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना अच्छे से, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। एक तो हमने कवर किया था क्या, चालक परत के कारण ई वेक्टर की गणना, और एक कवर किया है क्या, गोलीय कोश के कारण उसकी विभिन्न स्थितियों पर ई वेक्टर की गणना। कितनी स्थिति हमने पढ़ी यहाँ पर, 3 स्थिति पढ़ी। एक्चुअली में पढ़ी तो 4, लेकिन काम डेरिवेशन 3 की लेके चौथा तो हमें ऐसे समझ में आ गया। तो वो 3 स्थिति कौन कौन सी थी, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, और जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले आपको Q के रूप में भी ध्यान रखने और सिग्मा के रूप में भी ध्यान रखने। इस बात के कारण मान लो कि हमें गोला होने के बावजूद भी इस गोलीय कोश के अंदर सिग्मा को ही रखना है, रो को नहीं लाना, रो को नहीं लाना है। ठीक है, क्यों नहीं लाना है, क्योंकि जो आवेश दिया जा रहा है, ठीक है ना, वो पृष्ठीय सतत आवेश वितरण है, ना कि आयतनिक सतत आवेश वितरण है। कैसा वितरण है, पृष्ठीय सतत आवेश वितरण है, क्योंकि दिया गया आवेश किसी भी गोले की पृष्ठ पर समान रूप से फैल रहा है। ठीक है, तो कैसा वितरण है, ये पृष्ठीय सतत आवेश वितरण है। इसलिए सारी डीलिंग यहाँ पर किससे की गई है, सिग्मा से की गई है, क्यों से कोई डीलिंग यहाँ पर नहीं की गई। क्लियर।